हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेनिशिया क्लासेस। पेनिशिया क्लासेस की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम 24 मार्च का करंट अफेयर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें और एज मच एज जो है इससे लर्न करें और कमेंट करें, हमें बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। कोई सजेशंस हो तो आप प्लीज सजेस्ट करें, क्योंकि ये न्यू सीरीज है और इसमें क्वेश्चंस को भी इंटीग्रेट करेंगे हम आने वाले समय में। जैसा कि अभी होली है, इस वजह से काफी कुछ नहीं किया जा रहा है। होली के बाद हम इसको और फुल फ्लेश तरीके से आगे बढ़ाएं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज से हम, कि जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा कुछ उद्घाटन किए गए हैं, इनॉग्रेशन किए गए हैं। तो उन उद्घाटन में कुछ मुख्य चीजें हैं जिन पे हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर जो है हमारे, वो किसके हैं? यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स वर्चुअली इनॉग्रेटेड सिविल इनिशिएटिव्स, जिसमें क्या क्या है। पहला तो है डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहला ये याद करना होगा, डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम है और ये किसके द्वारा है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा बनाया गया है। ठीक। दूसरा उन्होंने जो उद्घाटन किया है वो संकलन, एक मोबाइल ऐप है उसका किया। और ये संकलन मोबाइल ऐप क्या चीज है? एक कॉम्पेंडियम है न्यू क्रिमिनल लॉज बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा। ठीक। अभी हमें पता है कि जैसा नए क्रिमिनल लॉज आ चुके हैं, तो उन्हीं का एक कॉम्पेंडियम, कॉम्पेंडियम किसे कहते हैं? एक संग्रहालय है। ठीक। तो उसको संकलन बोलते हैं, वो मोबाइल ऐप है। और इसके अलावा उन्होंने छोटे छोटे कुछ और उद्घाटन किए, जैसे कि दो नई ब्रांच खोली है एनआईए की, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, जम्मू में और कोची में, और एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स खोला है रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक। तो हमारे लिए ये दो ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है, इसे लर्न करना है हमें। थोड़ा सा हम डिटेल में अगर देखें तो डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसका उद्देश्य क्या है? इट इज एम्ड एट इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन इन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम केसेस। ठीक, टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम केसेस हैं उसमें कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना। कोऑर्डिनेशन किसके किसके बीच? जैसे एनआईए हैं और स्टेट पुलिस पर्सनल हैं, अदर स्टेट्स के एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें, उसके लिए ये उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, ये कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि साइबर स्पेस, डार्क वेब, ड्रोन्स, क्राउड फंडिंग, क्रिप्टो करेंसी, इन सारी चीजों को भी ये एड्रेस करने में मदद करेगा। बट जो मेन चीज है, जो मेन क्रक्स है, वो ऑलरेडी बोल्ड है और आपको वही चीजें याद करनी है। और जो हमने दूसरा देखा था संकलन ऐप, तो संकलन ऐप क्या है? एनसीआरबी जो है वो क्या करेगा? नए क्रिमिनल लॉस को जो है नेविगेट करेगा। नेविगेट करने का मतलब हमने क्या पढ़ा कि संकलन ऐप, संकलन मतलब क्या होता है? किसी चीज का एक इकट्ठा गुच्छा। तो इसमें जितने भी नए क्रिमिनल लॉज हैं वो एकत्रित करके रखे गए, तो उन्हें जो है एनसीआरबी इसके थ्रू स्टडी करेगा, इसके थ्रू यूज करेगा उन्हें, या समझना होगा किसी को भी तो वो समझेगा। अब इसकी खासियत क्या है कि जो ऐप है ये ऑफर करती है ऑफलाइन एक्सेसिबिलिटी फॉर क्रूशियल इंफॉर्मेशन। तो आप कहीं दूर दराज इलाके में, जंगल में भी हैं, अगर आपको यूज करना है तो आपको कोई ऑनलाइन होने की, इंटरनेट की जरूरत नहीं है और आप इसको इजिली ऑफलाइन मोड में यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि ये एंड्रॉइड, आईओएस और डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म सभी पर अवेलेबल है, सभी पर वर्क करता है। ठीक, तो ये मेन चीजें थी। अब हम आते हैं दूसरा, एक जो महत्वपूर्ण न्यूज है वो ये है कि 6 हेरिटेज साइट जो मध्य प्रदेश की हैं, उन्हें टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया। अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं इंक्लूड किया गया, टेंटेटिव लिस्ट में किया गया। अब ये टेंटेटिव लिस्ट क्या होती है? टेंटेटिव लिस्ट में ऐसी साइट्स होती है जो आने वाले 5 या 10 सालों में लिस्ट में इंक्लूड की जाएंगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नॉमिनेशन है। ये 6 चीजें हमें याद रखनी है, जिन्हें फ्यूचर के लिए रखा गया है कि आने वाले समय में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है नामित कर दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो ग्वालियर फोर्ट का आता है। फिर खूनी भंडारा, भोजेश्वर महादेव टेम्पल, रॉक आर्ट साइट्स ऑफ चंबल वैली, हिस्टोरिक एंसेम्बले ऑफ धामनार, गोंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ रामनगर। अब ये मैं क्यों आपको पढ़ा रहा हूँ? क्वेश्चन सीधे सीधे ये हो सकता हो ना पूछे कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी 6 साइटें हैं। ऐसा भी पूछ सकता है, जब आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आता है तो उसमें इसमें से एक दो साइट दी हो और मैच करने को दे दे कि किस राज्य में वो साइट स्थित है, क्योंकि ये न्यूज में रही है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये 6 आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं और कहाँ कहाँ है। आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। These sites were added to tentative list of UNESCO World Heritage Sites. India's UNESCO tentative list क्या है? इंडिया की जो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट है, तो एज ऑफ मार्च 21 2024 इंडिया हैज 57 साइट्स इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट। तो 21 मार्च 2024 तक इंडिया की 57 ऐसी साइटें हैं जो टेंटेटिव लिस्ट में, और टेंटेटिव आपको पता है जो आने वाले समय में जिसको नामित करने के लिए इंडिया प्रपोज करेगा। ठीक।
अब नेक्स्ट पेज पे ये जो सारी साइटें ये 6 जैसे 1 2 3 4 5 6 दिया है, उन्हीं की मैंने पिक्चर्स भी लगा दी कि अगर आप पिक्टोरियल फॉर्म में आपको याद करना अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है, अगर आप कोई भी चीज़ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं इंटरनेशनल, तो आप सिर्फ वो न्यूज़ पढ़ के निकल जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि सबसे पहले यूनेस्को का फुल फॉर्म ही याद होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो ये आपको इंग्लिश में ही याद करना है, ऐसे ही याद करना है, ठीक। इसका कोई हिंदी वर्जन नहीं हो। फिर इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे एजोले हैं, ठीक। तो ये भी आपको याद करना है। हमेशा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता रहा है कि यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है। अगर डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा, कोई दूसरी चीज भी पूछेगा, तो हो सकता हो ऑप्शन में ये रहे। तो अगर आपको पता है कि ये यूनेस्को के हैं तो आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। तीसरा चीज कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, जो कि फ्रांस में है, ठीक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और 1946 से ये फोर्स में आ गई। अब टेंटेटिव लिस्ट की यूनेस्को की साइट से उठा के मैंने यहाँ भी एक डेफिनेशन डाल दी कि टेंटेटिव लिस्ट होती क्या है, आपको समझना है टेंटेटिव लिस्ट। द फर्स्ट स्टेप ए कंट्री मस्ट टेक इज मेकिंग एन इन्वेंट्री ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज साइट्स लोकेशन विद इन इट्स बाउंड्री। तो अगर आपको कोई भी किसी भी देश को अपनी कोई भी साइट नामित करवानी है कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में, साइट्स में, तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, एक लिस्ट बनानी होगी और कुछ साइट्स उसमें रखनी होंगी। फिर उसका प्रॉपर रिव्यू होगा और रिव्यू के बाद उसको नामित किया जाएगा। तो ये जो लिस्ट होती है, दिस इन्वेंट्री, ये जो इन्वेंट्री बनेगी is known as the tentative list and provides a forecast of the properties that state party may decide to submit for inscription in the next 5 to 10 years and which may be updated at any time। तो ये एक इन्वेंट्री है, इसको कोई भी देश प्रपोज करेगा कि हाँ भाई मेरी फला फला साइट्स हैं जिनको मैं आने वाले 5 या 10 सालों में नामित करवाना चाहता हूँ। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप याद कर लें। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या कि इनॉग्रेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडोर एथलेटिक सेंटर एंड इंडोर एक्वेटिक हब एट कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडिया का पहला है, ठीक। भले ही ये उड़ीसा में हुआ हो, बट ये इंडिया का पहला है, और इंडिया का कोई भी अगर पहली चीज है तो वो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जाकर के याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है, जो कि उड़ीसा में, ठीक। और कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि किस राज्य में भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर का उद्घाटन हुआ है, तो वो उड़ीसा उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब इसमें बहुत सारे इसके डिटेल्स भी दिए हैं कि ये कैसा होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। इसमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको देखना है तो इसका आप बजट देख सकते हैं कि ये लगभग 120 करोड़ रुपए में इसको बनाया गया है, इसकी स्थापना की गई है, ठीक। फटाक से हम आगे बढ़ते हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो कहती है इनॉग्रेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट। अगेन जैसा कि मैंने पिछले न्यूज़ में आपको एक्सप्लेन किया कि कोई भी चीज़ अगर भारत की प्रथम है, ठीक, तो वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई भी स्टेट एग्जाम हो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसी नेशनल न्यूज़ जो देश पे पहली बार हुई। तो भारत की पहली इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पे खोली गई है, कहाँ पे उसका उद्घाटन हुआ? तो एक 3F ऑयल पाम प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसने ऑपरेशन शुरू किया है फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट का 16 मार्च 2024 को, ठीक। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसकी लोकेशन क्या है, ठीक। कंपनी हो सकता हो इतना इंपॉर्टेंट ना हो, कंपनी को ना पूछे, ठीक। बट इसकी लोकेशन कहाँ है? इसकी लोकेशन है रोइंग, लोअर दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश। लोअर दिबांग वैली एक जिला है, ठीक, अरुणाचल प्रदेश का। तो बेसिकली आपको क्या याद करना है कि जो फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। और ये ऑयल पाम से इससे क्वेश्चंस आते रहे, यूपीएससी में भी आता रहा है और यूपी स्टेट पीसीएस में भी आता रहा है, ठीक। अब इसके डिटेल में अगेन मैं फिर से नहीं जाऊंगा, बट थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। अगर आपको नहीं याद करना होगा तो आप इसे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। इट इज द फर्स्ट ऑयल पाम फैक्ट्री इन अरुणाचल प्रदेश एंड इंडिया फर्स्ट अंडर द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम। जो ये इंपॉर्टेंट मिशन है कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल लॉन्च हुआ था, ठीक, ऑयल पाम के लिए। तो उसके तहत ये पहली जो है फैक्ट्री है, पहला प्रोसेसिंग यूनिट है। फिर आगे बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी न्यूज की तरफ। तो इसमें क्या कह रहा है कि रतन टाटा रिसीव्स पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलेंथ्रोपी। फिलेंथ्रोपी मीन समाज सेवा, ठीक। तो
रतन टाटा जी को ये अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया है? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। तो ये आपको ऐसे ही याद कर लेना है, ठीक। कि पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसको मिला? तो रतन टाटा जी को मिला, ठीक। और किस लिए मिला है? फिलेंथ्रोपी के लिए मिला है। ये भी आपको रीजन भी याद करना है, ठीक। अब जब रतन टाटा जी की बात की है हमने, तो उनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि वो कई सेक्टर में, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी, इन सारी क्षेत्रों में वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक। इन्होंने एक स्टेट ऑफ आर्ट वेटनरी हॉस्पिटल भी बना रखा है, नवी मुंबई वेटनरी हॉस्पिटल, मतलब पशु चिकित्सालय, ठीक। रिसिपेंट ऑफ, इनको क्या हुआ है? इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है, पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी 2023 में मिला हुआ है। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ डाला है कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023 से, काफी पुरानी न्यूज नहीं है। तो दोनों न्यूज को आपको लिंक करके देखना चाहिए कि रतन टाटा जी को ही पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड अभी दिया गया है, और इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी 2023 में दिया गया है, ठीक। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस अवार्ड की बात करें, तो ये अवार्ड जो है, ये पीवी नरसिम्हा राव, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उनका यहाँ पूरा नाम भी लिखा है, तो उनके नाम पर रखा गया है, ठीक। और ये किस चीज को, किस क्षेत्र में सम्मान देता है? तो इट रिकॉग्नाइजेस इंडिविजुअल्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग एक्सेप्शनल डेडिकेशन टू सोशल वेलफेयर एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉज। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सोशल वेलफेयर और ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज में दिया जाता है, ठीक। ये आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज है, उसमें बताया गया कि यूके सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट लेजर वेपन, ठीक। यूके ने पहला अपना लेजर वेपन टेस्ट किया है, जिसका नाम ड्रैगन फायर। तो अक्सर एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चंस आते रहे हैं कि ये मिसाइल किस देश की है, या ये वेपन किस देश का है। और ये नई चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर साइंस एंड टेक टेक के पर्सपेक्टिव से आप देखने जाएंगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक इन्वेंशन है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ड्रैगन फायर की अगर बात आएगी, तो ये यूके ने, यूनाइटेड किंगडम, उसने इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है, और ये क्या है? एक लेजर वेपन है, ठीक। तो ड्रैगन फायर से कंफ्यूज नहीं होना, ये एक लेजर वेपन है, ठीक। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा बनाया गया है, जो यूनाइटेड किंगडम की है, और ये इसका नाम ड्रैगन फायर रखा गया है, ठीक। इसका मैंने यहाँ पे इमेज भी लगा दिया है कि कैसा है, मतलब जमीन से आसमान में मार करने वाला एक लेजर वो है, जमीन से जमीन पे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, बट हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि यूके ने किया है, और ड्रैगन फायर किस चीज से रिलेटेड है? ये डिफेंस से रिलेटेड है, और फर्स्ट लेजर वेपन है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जो चौथा एससीओ स्टार्टअप फोरम है, वो कहाँ पे हुआ है? वो नई दिल्ली में हुआ। तो एससीओ का मतलब क्या होता है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आते हैं एग्जाम में। अब इसका जो स्पेशल वर्किंग ग्रुप है, इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक, तो ये, इसकी स्थापना एससीओ समिट 2022 में जो हुआ समरकंद उज्बेकिस्तान में, उसमें की गई। अब समरकंद क्या है? उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। ये भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं। जो एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करता है, उसको पता रहना चाहिए कि कहाँ से हमें क्या चीज लर्न करनी है। और अगर आपको पता है कि समरकंद उज्बेकिस्तान की कैपिटल है, तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर कोई भी सीरियस एस्पिरेंट है, वो पीवाईक्यूज कर रहा होगा, तो उसे ऑलरेडी पता होगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या हमें छोड़ना है और क्या हमें पढ़ना है, ठीक। और इसको, जो ये स्पेशल वर्किंग ग्रुप है, इसका परमानेंट कौन चेयर होता है? वो इंडिया होता है। इसीलिए यहाँ पे डिस्कशन यहाँ पे डाला गया है, ठीक। तो इसका उद्देश्य क्या है? कि कोलेबोरेशन बढ़ा, मतलब आपसी मदद को बढ़ाना, जितने भी एससीओ मेंबर हैं, और रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ठीक। इसके उद्देश्य यहाँ और डिटेल में भी दिए हैं, बट वो हमारे काम का नहीं है। अब हमारे काम का एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ से निकल के क्या आता है? दो तीन क्वेश्चन हम यहाँ से उठा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो चौथा एसईओ स्टार्टअप फोरम है, वो कहाँ हुआ? तो उसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन याद कर सकते हैं कि जो स्पेशल वर्किंग ग्रुप है, इसकी स्थापना 2022 में हुई, एससीओ समिट में हुई, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई, ठीक। हमें क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अगर एससीओ का नाम आया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया, तो उसके बारे में हमें पता होना जरूरी है। और उसके बारे में क्या पता होना जरूरी है? कि उसके कौन कौन से मेंबर हैं, क्योंकि हाल ही में ईरान इसका नया मेंबर बना। तो अभी अगर इसके मेंबर्स को हम देखें, तो चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, ये सारे इसके मेंबर्स हैं।
और भी कई इनवाइटीज होते हैं मीटिंग में। जब डिटेल में हम अलग से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इस चीज़ को लाएंगे। लेकिन यहाँ जितने नाम दिए हैं ये आपको कंठस्थ होने चाहिए, ये आपको लर्न होने चाहिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, तो यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें 9 मेंबर्स अभी दिखाई पड़ेंगे: चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अभी ईरान ने हाल ही में इसको ज्वाइन किया है। ठीक, तो न्यूएस्ट मेंबर भी अगर पूछता है तो यहाँ पे ईरान अभी, और भी एक बार जब हम लोग पढ़ेंगे तो और भी हम अपडेटेड वर्जन इसकी स्टडी करेंगे। ठीक, फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा वो क्या कहता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने अप्रूव किया है बीमा सुगम। अब ये बीमा सुगम क्या है, बीमा सुगम का उद्देश्य क्या है, ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले अगर बीमा सुगम को हम देखें तो इसका उद्देश्य क्या है, टू अचीव द विजन ऑफ इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल का टारगेट अचीव करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर पूछा जाए कभी भी एग्जाम में आ जाए कि भारत में इंश्योरेंस सबके द्वारा या 100% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अचीव करने का टारगेट ईयर क्या है, तो दैट इज 2047, 2047 तक हमारा ये टारगेट है कि भारत में हर व्यक्ति के पास इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं बीमा सुगम क्या है। तो इसको सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनाया जाएगा। और ये चीज याद होनी चाहिए कि जो सेक्शन 8 है कंपनीज एक्ट का, वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज की बात करता है हमेशा। ठीक, तो अगर आपको समाज सेवा या कोई भी ऐसी कंपनी बनानी है, सरकार कभी भी कोई ऐसी कंपनी बनाती है जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना ना हो करके सोशल सर्विस देना ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे इंश्योरेंस को बढ़ावा देना है, तो उसके लिए सेक्शन 8 के तहत वो कंपनी फॉर्म करती है। ठीक, और बीमा सुगम क्या है, उसी सेक्शन 8 के तहत बनाया जाएगा। अब ये क्या होगा, इट सर्व्स एज एन इंश्योरेंस ई मार्केट विद ओपन स्टैंडर्ड एंड एन इंटर ऑपरेबल प्लेटफॉर्म। अब ये क्या होगा, ये इंश्योरेंस का ई मार्केट, ई मार्केट आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस, तो ये इंश्योरेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस के तरीके से एक्ट करेगा, और ये इंटर ऑपरेबल होगा। अब इंटर ऑपरेबिलिटी मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा इकोनॉमिकल या टेक्निकल टर्म है। इंटरऑपरेबल का मतलब जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वर्क करे। ठीक, आप बीमा सुगम को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब यही होता है। ठीक, तो बीमा सुगम आपको याद रखना है कि क्या है। पहली चीज, ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट के तहत एक कंपनी है या एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं आप, और ये सर्व करेगा इंश्योरेंस ई मार्केट प्लेस की तरह। ठीक है, अब अगर पीएफआरडीए का नाम आया, पेंशन फंड रेगुलेशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम आया, तो आपको सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद करना है, फिर इसके बारे में बेसिक डिटेल्स जरूर याद करनी है, कि जैसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसके अभी प्रत्यक्ष चेयरमैन कौन है, तो वो दीपक मोहंती जी हैं। और मिनिस्ट्री अगर हम बात करें तो ये वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दीज थिंग्स आर मस्ट लर्न, यू शुड लर्न दीज थिंग्स। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ। ठीक, अगर आप कोई चीजें नहीं पता है और आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो फिर मतलब आपकी तैयारी पूरी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीलिम से लेकर मेंस तक आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर अंत में हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट डेज, जैसा कि हम रोज डिस्कस करते हैं। तो इसमें मार्च 20 वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व चिरैया दिवस मनाया जाता है। स्पैरो हमें पता है, काफी न्यूज आर्टिकल्स में भी कवर हुआ है पिछले 2 सालों में, कि वो इंडेंजर्ड और लगभग लगभग विलुप्त की ओर बढ़ रही थी। तो इसीलिए मार्च 20 को विश्व चिरैया दिवस घोषित किया गया। और इसकी जो थीम है वो भी इम्पोर्टेंट होती है। इसकी थीम अगर हम देखें 2024 के लिए, तो है आई लव स्पैरोज। ठीक, मार्च 21 को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं जाकर के हमारी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल जो डीपीएसपीज हैं उनसे भी मैच करता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक समाज की बहुत बड़ी समस्या है। ठीक, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो कि मार्च 21 को मनाया जाएगा। और इसकी थीम क्या है, A decade of recognition, justice and development, implementation of the international decade for people of African descent। ठीक है, तो ये इसकी थीम है, काफी लंबी चौड़ी थीम है। थीम हो सकता हो आपको नहीं भी याद हो, तो आप शुरू के 2 3 चीज, ए डेकेड ऑफ रिकॉग्निशन, जस्टिस एंड डेवलपमेंट, इतना भी याद कर लेंगे तो काम चलेगा। और मार्च 21 ये याद करना जरूरी है। अब हमने बात की है अगर, तो हम जो ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो इसका जो हेडक्वार्टर है
वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके जो हाई कमीशन है वो वॉल्कर तुर्क हैं, जो कि कहाँ है, ऑस्ट्रिया की। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें कैसे पढ़नी है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको एक बार फिर से पेनिशा क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं होली के लिए। बहुत अच्छे से बहुत सेफ होली खेलें। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एज मच एज शेयर करें। हम और भी अच्छे नए इनिशिएटिव्स लाएंगे, इस करंट अफेयर सीरीज को हम और भी बेहतरीन बनाएंगे आने वाले दिनों में। थैंक यू वेरी मच।